हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आज का टॉपिक है सेकेंड चैप्टर का सेकेंड सब टॉपिक किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा की खास बातें क्या हैं, इसके पूरे इस किंगडम के बारे में आज हम आप अध्ययन करेंगे। वीडियो के अंत तक आपको देखना है वीडियो को, और आप सारी बातें इसमें क्लियर समझ जाएंगे। देखिए, किंगडम प्रोटिस्टा के जितने भी सदस्य हैं इसके अंतर्गत आने वाले, वे सारे के सारे ऑल सिंगल सेल्ड यानी कि यूनिसेलुलर होते हैं, अर्थात एक कोशिकीय होते हैं। यूकैरियोट्स होते हैं, एक कोशिकीय मोनेरा में भी होते हैं, लेकिन वो प्रोकैरियोट्स होते हैं। लेकिन जो किंगडम प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं वे यूकैरियोट्स होते हैं, सुकेंद्रकीय होते हैं, केंद्रक कला पाई जाती है। तो ये दो कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो जिसके आधार पे पूरे प्रोटिस्टा का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यही है। दो चीजें, इसको कभी भी मत भूलिएगा। क्या कि ऑल मेंबर्स आर सिंगल सेल्ड, सभी एक कोशिकीय होते हैं, नंबर एक। नंबर दो, सभी के सभी यूकैरियोट्स होते हैं। एंड ज़्यादातर ये एक्वेटिक होते हैं, यानी कि जल में पाए जाते हैं या फिर मॉइस्ट प्लेसेस पे पाए जाते हैं, ऐसी जगहें जहाँ पर नम स्थान होता है, नमी होती है। तो प्राइमरली एक्वेटिक होते हैं या जलीय होते हैं। ये तीन सबसे प्रमुख विशेषता है किंगडम प्रोटिस्टा के सदस्यों की। अब आगे बात करते हैं कि बाउंड्रीज नॉट वेल डिफाइंड। इनकी बाउंड्री नॉट वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? मतलब ये हुआ कि इसके अंतर्गत प्लांट के लक्षण वाले जीव भी आते हैं, एनिमल के लक्षण वाले जीव भी आते हैं, और जो एक कोशिकीय हैं फंजाई, उनके भी अंतर्गत आने वाले जीव आते हैं। सिर्फ इन्हीं दो लक्षणों के आधार पर अगर वे प्लांट हैं, एनिमल हैं या फंजाई हैं, क्या दो लक्षण कि अगर वे सिंगल सेल्ड हैं और यूकैरियोट्स हैं तो वे अपना ग्रुप छोड़ के इस ग्रुप में आ गए, किसमें? किंगडम प्रोटिस्टा में। तो इसीलिए इसकी कोई डेफिनिट बाउंड्री नहीं है। डेफिनिट बाउंड्री का मतलब इसमें दूसरे ग्रुप के भी सदस्य आ गए हैं, एक कंपोजिट ग्रुप बन गया है, इसीलिए इसकी कोई डेफिनिट बाउंड्री नहीं है। इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअली मोस्टली होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है, लेकिन एज वेल एज हायर एनिमल्स के जैसा नहीं होता है इस ग्रुप में। एंड प्लैंक्टन्स, ये शब्द आपने कई बार सुना होगा, और प्लैंक्टन उनको कहते हैं, इसको हिंदी में प्लवक बोलते हैं। ऐसे जीव जो सूक्ष्मदर्शीय होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं और जलीय होते हैं। अब इसमें दो कैटेगरी होती है प्लैंक्टन्स की, फाइटोप्लैंक्टन्स एंड जूप्लैंक्टन्स। दोनों में अंतर क्या है? पहली चीज, प्लैंक्टन किसे कहते हैं? ऐसे जीव जो एक कोशिकीय होते हैं और निश्चल तैरते हैं। निश्चल तैरने का मतलब उनके पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता। लोकोमोशन किसे कहते हैं? मैं यहाँ खड़ा हूँ और मैं यहाँ पहुँच गया, इसको लोकोमोशन कहते हैं। जब पूरा बॉडी एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करता है तो इसी को लोकोमोशन कहते हैं। मूवमेंट क्या होता है? हम एक जगह पर खड़े हैं और अपना हाथ हिला रहे हैं, ये मूवमेंट हो गया। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता प्लैंक्टन्स में, अर्थात वो पानी के बहाव के साथ बहते हैं, जिधर पानी बहेगा उधर वह भी बह जाएंगे, तो उनको प्लैंक्टन कहते हैं। इनकी दो कैटेगरीज होती है, फाइटोप्लैंक्टन एंड जूप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन उनको कहते हैं जो फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। और जूप्लैंक्टन, जू मतलब एनिमल से बात आ गई कि जूप्लैंक्टन ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। तो देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ प्लैंक्टन्स। जो प्लैंक्टन्स होते हैं मोस्टली ये प्रोटिस्टा के अंतर्गत ही आते हैं। अब ये प्रोटिस्टा की 5 कैटेगरी है, इसके अंतर्गत ये 5 आते हैं। पांचों को इसीलिए सब टॉपिक में बांटा गया है। 2.2 इस टॉपिक का नाम है 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये 5 सब कैटेगरीज हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे।
ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के आधार पे हम देखते हैं कि किंगडम प्रोटिस्टा में 3 प्रकार का पोषण मिलता है। बड़ी यूनिक बात है। यूनिक बात यह है कि ये जो दोनों हैं ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, क्राइसोफाइट्स एंड डायनोफ्लैजलेट्स, और ये जो दोनों होते हैं ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन व्हेन वी कंसीडर अबाउट द प्रोटिस्टा, ये दोनों फोटोसिंथेसिस और ये दोनों हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक मतलब परपोषी, विषमपोषी, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, और बिटवीन 2 ग्रुप्स, 2 ऐसे 2 ऐसे, और ये जो बीच वाला है ये है मिक्सोट्रॉफिक। मिक्सोट्रॉफिक मतलब इस कैटेगरी में आने वाले जीव यानी कि यूग्लिना, ये दोनों तरह के होते हैं, फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं। यहाँ पर ये बात समझ लीजिए कि 5 कैटेगरीज में शुरू के दोनों फोटोसिंथेटिक, बाद के दोनों हेटेरोट्रॉफिक, और इन दोनों के बीच में ये जो तीसरा है ये मिक्सोट्रॉफिक है, यानी कि इसमें फोटोसिंथेटिक और हेटेरोट्रॉफिक दोनों कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि दोनों तरीके से ये पोषण प्राप्त करते हैं। अब हम एक एक करके बात करते हैं इन 5 की। देखिए, जो सबसे पहला है ये फोटोसिंथेटिक है, मैंने पहले ही बता दिया, क्राइसोफाइट्स। अगर इन 5 को हमें याद करना है तो शॉर्ट में हम इसको C, इधर D, इधर E और इधर S एंड देन P, इसको हम CDESP से याद कर सकते हैं। आप कोई भी फार्मूला बना सकते हैं, CDESP, ये आप याद रखेंगे तो ये 5 जो इसके कैटेगरीज हैं आपको याद करने में आसानी होगी। देन हम सबसे पहले बात करते हैं क्राइसोफाइट्स की। क्राइसोफाइट्स के अंतर्गत आते हैं डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, जिनको डेस्मेट्स कहा जाता है। इनके बारे में खास तौर से समझ लीजिए कि ये होते क्या है। सबसे पहली बात, जो डायटम्स होते हैं, डायटम्स ये समुद्र में भी पाए जाते हैं और फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। मैंने जब पहल इनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, बच्चों को भी मैंने दिखाया, इतनी खूबसूरत डिजाइन, मतलब कमाल की डिजाइन है, क्या गजब की सिमेट्री दिखती है और बहुत ही प्यारे दिखते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। जलीय होते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, तालाब के पानी में भी मिल जाते हैं, और अभी कभी भी आप इसको देखेंगे तो बड़ी बेहतरीन डिजाइनें इनकी आपको दिखेंगी। उस पानी की एक बूंद में बहुत सारे हो सकते हैं। तो सेल वॉल इनकी बनी होती है, फॉर्म्स 2 ओवरलैपिंग शेल। शेल पे ध्यान रखिएगा, SHELL होता है, शेल का मतलब खोल होता है, कवर होता है, एंड मेड बाय सिलिका। अब ध्यान दीजिए ये कैसे बना होता है, ये बात हम डायटम्स की कर रहे हैं। ये कुछ इस तरह का होता है, जैसे आप साबुन देखते हैं ना, साबुनदानी के ऊपर एक कवर होती है इस तरह से, और नीचे एक दूसरी होती है जिसको इसमें कवर कर देते हैं। तो इस तरह की सेल वॉल होती है, और ये सेल वॉल मुख्य रूप से किससे बनी होती है? सिलिका की। हम बात कर रहे हैं फोटोसिंथेटिक डायटम्स की, प्रकाश संश्लेषी डायटम्स की। और ये जो सिलिका होती है ये नॉट डिस्ट्रक्टेबल, आसानी से नष्ट नहीं होती। तो जब ये डायटम्स मर जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, करोड़ों सालों तक ये नीचे पड़े रहते हैं, समंदर में करोड़ों सालों तक पड़े रहते हैं, और इन्हीं से बनता है डायटोमैसियस अर्थ। एक प्रकार की मिट्टी है जो चिकनी मिट्टी टाइप की होती है, स्टिकी मिट्टी होती है, और उसका इस्तेमाल किया जाता है यूज्ड इन पॉलिश बनाने में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप। ऑयल और सिरप को फिल्टर करने में, छानने में बहुत बड़े पैमाने पर इस डायटोमैसियस अर्थ का प्रयोग किया जाता है, जो कि मरे हुए डायटम के सेल वॉल, यानी कि इस सेल के करोड़ों सालों के डिपोजिशन के बाद बनती है। ये बड़े काम की चीज है।
और जो सबसे खास बात है कि ये जो डायटम्स हैं, चूंकि मैंने पहले भी बताया, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। गोल्डन एल्गी भी फोटोसिंथेटिक होती है। मेन पिगमेंट के कारण भले कलर उसका अलग हो जाए, लेकिन ये सब मिलकर चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन, समंदर का जो सबसे मुख्य प्रकाश संश्लेषी ग्रुप होता है, मुख्य उत्पादक होता है, वे इन्हीं क्राइसोफाइट्स होते हैं। खाद्य श्रृंखला की शुरुआत हरे पौधों से होती है, तो हरे पौधे तो इसके अंतर्गत नहीं आते इस कैटेगरी में, बट ये फोटोसिंथेटिक होते हैं और चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि उसका आंसर होगा क्राइसोफाइट्स, या फिर अगर ऑप्शन में दिया गया है डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी डेस्मिड्स, उसमें भी मुख्य रूप से ये डायटम्स आते हैं। ये ध्यान रखिएगा। दूसरे की बात करें, देन डायनोफ्लैजलेट्स, इसको अगर ध्यान दें तो यहां पर शब्द आता है, ध्यान दीजिएगा, डाई का अर्थ होता है टू और फ्लैजलेट्स का अर्थ होता है ऐसे जीव जिनमें दो फ्लैजला होता है। दो फ्लैजला किस तरह होता है, और साथ ही साथ यहाँ पर मैं बता दूं कि इनके ऊपर प्लेट्स पाई जाती हैं और ये प्लेट्स बनी होती हैं सेलुलोज की प्लेट्स पाई जाती हैं और इस तरह के दो फ्लैजला पाए जाते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, एक वर्टिकल होता है। इन्हीं दोनों फ्लैजला के कारण इसको डायनोफ्लैजलेट कहा जाता है। ये सबसे खास कैरेक्टर होता है और इनके ऊपर ये प्लेट्स होती हैं। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर पाया जाता है डायनोफ्लैजलेट्स के। मोस्टली मैरीन, ज़्यादातर समुद्री होते हैं एंड फोटोसिंथेटिक होते ही हैं, मैंने पहले भी बता दिया। एंड अपीयर में भी येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, कई रंग के होते हैं। और इसमें भी जो सबसे खास बात है, जिसका नाम यहाँ पर रेड से लिखा गया है, गोनायोलैक्स, इसके कारण समंदर की जो सतह है, ये कंपटीशन से लेके आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको रेड कलर से लिखा है, गोनायोलैक्स। इसको आप अच्छी तरह याद रखना। गोनायोलैक्स की वजह से जो समुद्र की सतह है ना, वो पूरी रेड कलर की दिखती है, लाइक ए ब्लड, जैसे खून फैला हुआ हो, इस तरह दिखता है। इसलिए जब ये लहरें उठती हैं तो वे जैसे खून का रंग होता है उस तरह की लहरें दिखती हैं, इसलिए उसको रेड टाइड्स कहा जाता है। रेड कलर की टाइड्स होती हैं, जो लहरें उठती हैं रेड कलर की, तो वो किस कारण से होती हैं? सी एपियर रेड, पूरा रेड के कलर का दिखता है पूरा समंदर। तो किसके कारण दिखता है? गोनायोलैक्स की वजह से। गोनायोलैक्स किसके अंतर्गत आता है? डायनोफ्लैजलेट्स के अंतर्गत आता है। डायनोफ्लैजलेट्स का कैरेक्टर क्या है? इसमें दो फ्लैजला होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनल, एक वर्टिकल होता है। तो ये बात डायनोफ्लैजलेट्स की। देन यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड जैसा कि नाम से ही है, आपने कभी देखा हो कि तालाब का पानी कभी कभी हरे रंग का दिखता है, हल्के हरे रंग का। आप पानी हाथ में उठाइए तो हल्के हरे रंग का दिखता है। अगर उस पानी को आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे, मैंने देखा है, बहुत सारे छोटे छोटे हरे रंग के जीव बहुत तेजी से भागते हैं, बहुत तेजी से, और उसको जूम करके देखेंगे, मैग्निफिकेशन बढ़ा के देखेंगे, तो वे एक्चुअली यूग्लिना होते हैं। क्या होते हैं? यूग्लिना होते हैं। यूग्लिना जो होते हैं वो यूग्लिनॉइड के अंतर्गत आते हैं। खास बात क्या है? ये मोस्टली फ्रेश वाटर में रहते हैं एंड स्टैग्नेंट वाटर। स्टैग्नेंट वाटर मतलब जैसे तालाब का पानी, स्थिर जल। स्वच्छ जल के तालाब में ये पाए जाते हैं और इन्हीं के कारण प्रायः जो हरापन होता है, हल्का हरापन, वो इन्हीं यूग्लिना की वजह से होता है। तो यूग्लिना कैसे होते हैं? यूग्लिना कुछ इस तरह होते हैं, छोटे होते हैं आकार में, और इनमें दो फ्लैजला पाए जाते हैं, एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है यूग्लिनाइड्स में। और ख़ास बात यह है कि इनमें जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल का, ये सबसे बड़ी बात है, जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके पिगमेंट से मिलता जुलता है। क्लोरोफिल ए पाया जाता है यूग्लिनॉइड्स में, और इनके ऊपर सेल वाल नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, नो सेल वाल। फिर क्या होती है? पैलिकल होती है,
और वो किससे बनी होती है? प्रोटीन से बनी होती है, मेड बाय प्रोटीन। P फॉर पेलिकल, P फॉर प्रोटीन। ध्यान दीजिएगा कि यूग्लिना के ऊपर सेल वॉल नहीं होती बल्कि ये पेलिकल होती है और यह पेलिकल प्रोटीन की बनी होती है। क्लियर? देन हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक 2.2.4 स्लाइम मोल्ड्स की। स्लाइम मोल्ड्स सैप्रोफिटिक होते हैं, ऐसे प्रोटिस्ट होते हैं जो मृतोपजीवी होते हैं, गिरी हुई टहनियों पर, पत्तियों पर ये पाए जाते हैं। सामान्यतः हम आप इसको देख सकते हैं। इनका कैरेक्टर क्या है, अब इनको बता दें कि जैसे टहनियों पर आपने कभी देखा हो तो ये कैसे फैलते हैं। इस तरह की जैसे पत्ती है तो ये स्लाइम मोल्ड्स ऐसे 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 बनते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। खास बात क्या है कि जैसे ये सिंगल है तो ये 2n सेल्स होती हैं और इनमें ये न्यूक्लियस होता है 2n, और ये सेल का डिवीजन नहीं होता, लेकिन इसकी जो न्यूक्लियस होते हैं ये डिवाइड करते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, और इस तरह से ये संरचना बढ़ती जाती है। सेल का डिवीजन नहीं होता बट न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। ये सारे ऐसे बढ़ते जाते हैं। जब बढ़ते जाते हैं फेवरेबल कंडीशन में, इन सुटेबल कंडीशंस मेड प्लाज्मोडियम, यहाँ प्लाज्मोडियम 2 बार आएगा, एक प्लाज्मोडियम यहाँ है और एक प्लाज्मोडियम यहाँ है, दोनों की स्पेलिंग सेम है लेकिन दोनों अलग चीजें हैं। स्लाइम मोल्ड्स ये जो है अनुकूल परिस्थितियों में किसी भी पत्ती या टहनी पर इस तरह से बढ़ते जाते हैं, और ऐसी दशा में इनमें जो न्यूक्लियस पाया जाता है वे 2n होता है, डिप्लॉयड होता है। इनकी तो संख्या बढ़ती जाती है लेकिन ये सेल के रूप में डिवाइड नहीं होते। खास बात यह है। लेकिन इन द कंडीशन ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन, अगर जब प्रतिकूल परिस्थिति होती है तब क्या होता है? तब क्या होता है कि इसी में फ्रूटिंग बॉडीज बनती हैं इस तरह से, और इसमें मियोसिस के फलस्वरूप स्पोर्स बनते हैं, और ये स्पोर्स बाद में हवा में बिखर जाते हैं। इस तरह से हवा में जब ये फूटेंगे तो इस तरह ये हवा में बिखर जाते हैं। स्लाइम मोल्ड्स के स्पोर्स जो कि यूनिसेलर होते हैं यहाँ पहुँचे। फिर जब फेवरेबल, और एक बात और है कि इनमें जो सेल वॉल होती है ये सेलुलोज की बनी होती है, लाइक ए हायर प्लांट्स। इन स्पोर्स की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। देखिए सारे के कनेक्टिंग्स होते हैं, लिंक्स होते हैं। और फिर जब फेवरेबल कंडीशन होता है तो इनमें भी जर्मिनेशन होता है, इनमें भी जर्मिनेशन होता है, और ये दोनों फ्यूज कर जाते हैं। एंड देन फिर ये डिप्लॉयड, जैसे कि यहाँ पर ही ये 2n बन जाता है, और 2n के बाद फिर आगे ये साइक्लिंग की ऐसे चलती है। तो यहाँ पर ये फिर बाद में प्लाज्मोडियम बनाते हैं, यानी कि वह स्ट्रक्चर जो इस तरह से एक तरह से एक्यूमुलेशन ऑफ सेल कह सकते हैं। और इसमें जो ये इसका न्यूक्लियस है ये लगातार माइटोसिस के द्वारा बढ़ता जाता है, लेकिन इसका सेल डिवीजन नहीं होता। तो इस स्ट्रक्चर को प्लाज्मोडियम कहते हैं जो स्लाइम मोल्ड से रिलेटेड है। तो अनफेवरेबल कंडीशंस में फ्रूटिंग बॉडी बनती है और स्पोर्स बनता है। मैंने बताया कि ये फ्रूटिंग बॉडी इस तरह बनती है, इसके अंदर ये स्पोर्स होते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं। फेवरेबल कंडीशन में, अनुकूल परिस्थिति में इनमें जर्मिनेशन होता है, बाद में फ्यूजन हो जाता है जिससे ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और यही डिप्लॉयड स्ट्रक्चर फिर आगे बढ़ के फेवरेबल कंडीशंस में प्लाज्मोडियम का निर्माण करते हैं। इस तरह इनकी लाइफ साइकिल होती है। सेप्रोफाइटिक होते हैं यानी कि मृतोपजीवी होते हैं। देन बात करते हैं प्रोटोजोन्स की। ये सारे के सारे हेट्रोट्रॉफिक होते हैं यानी कि विषमपोषी होते हैं, जंतु समपोषी होते हैं इनको कहा जाता है, यानी कि एनिमल के पूर्वज यही लोग हैं। हम सब सारे जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं उन सब के पूर्वज प्रोटोजोन को माना जाता है। ये माना जाता है क्योंकि ये सारे हम लोग भी यूकैरियोट्स हैं और ये भी यूकैरियोट्स हैं। हम लोग मल्टी सेलर हैं, ये यूनिसेलर हैं।
सभी एनिमल्स के पूर्वज जो है उनको कंसीडर किया जाता है प्रोटोजोन के रूप में कि ये प्रोटोजोन जो है ये एनिमल्स के ये है। क्यों? क्योंकि सारे के सारे हेटेरोट्रॉप्स हैं, जैसे कि सारे एनिमल्स हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, विषमपोषी होते हैं, दूसरे पर निर्भर होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। तो इनकी क्या कैटेगरी बनी? इनकी देखिए, इनकी 4 कैटेगरीज है, अमीबाइड प्रोटोजोन, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन, सिलिएटेड प्रोटोजोन एंड एस। तो AFCS अफ्रीकन्स, अभी आगे एक यहाँ उदाहरण मिलेगा ट्रिपैनोसोमा का, तो अफ्रीकन्स से हम याद कर सकते हैं AFCS, यहाँ से हम याद कर सकते हैं कि इनकी 4 कैटेगरीज है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन, इनका डिवीजन इनके लोकोमोटरी ऑर्गन के आधार पर बांटा गया है। तो कैसे कैसे? अमीबाइड प्रोटोजोन्स, जिसका सबसे पॉपुलर और ये नाम आपने जरूर सुना होगा कि अमीबाइड प्रोटोजोन के अंतर्गत अमीबा और एंटामीबा आता है। अमीबा स्यूडोपोडिया के द्वारा मूवमेंट करता है। स्यूडोपोडिया क्या होता है? स्यूडो का अर्थ होता है प्रे पुटिंग बाय स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया का मतलब ऐसे ऐसे आगे चलता है और अपने शिकार को एनगल्फ कर लेता है, निगल जाता है। तो स्यूडोपोडिया कई बनते हैं, जो सबसे बड़ा स्यूडोपोडिया होता है उसी तरफ मूवमेंट होता है। तो कई बनते हैं, कुछ विपरीत दिशा में होते हैं, इधर भी होते हैं, तो कई बनते हैं। तो जो सबसे बड़ा स्यूडोपोडिया होता है उधर की तरफ इनका प्रोटोप्लाज्म मूवमेंट करता है, तो मूवमेंट बड़ा स्लो होता है अमीबा में। कारण यही है कि एक ही सिंगल डायरेक्शन में नहीं चलते, जब लाइट या कि कुछ इस तरह से होता तभी एक सिंगल डायरेक्शन में जाते हैं, अदरवाइज जब कुछ नहीं होता, फेवरेबल कंडीशन हो, तो बड़े आराम से मूवमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। स्यूडो का अर्थ होता है फॉल्स, यानी कि झूठा, और पोडिया मतलब होता है पैर यानी कि फीट। झूठे पैर के द्वारा इसको इसीलिए स्यूडोपोडिया कहा गया, ये गति करते हैं। और जो इसकी मैरीन जातियां हैं, यानी कि जो समुद्री जातियां हैं, उनके ऊपर सिलिका पाई जाती है। खास ध्यान दीजिएगा कि अमीबाइड प्रोटोजोन में जो समुद्री जातियां हैं उनके ऊपर सिलिका पाई जाती है। एग्जाम्पल अमीबा एंड एंटामीबा। एंटामीबा जिंजीवेलिस जो मुख का एक पैरासाइट होता है, एंड एंटामीबा हिस्टोलिटिका जो कि अमीबिक डिसेंट्री के लिए जिम्मेदार है, अमीबीय पेचिस के लिए जिम्मेदार है। तो ये दोनों इसके उदाहरण हैं अमीबाइड प्रोटोजोन के। देन फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ, ऐसे प्रोटोजोआ जिनके ऊपर फ्लैजला पाया जाता है, और इसका जो एग्जाम्पल है वो ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा के कारण स्लीपिंग सिकनेस बीमारी होती है। स्लीपिंग सिकनेस बीमारी का जो वेक्टर होता है, वाहक होता है, उसका नाम है सीसी फ्लाई, TSC सीसी फ्लाइज। ये एक तरह की मक्खी होती है। ट्रिपैनोसोमा से आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह जो सीसी फ्लाई है ये अपने यहाँ भारत में नहीं पाई जाती, ये केवल अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है, और उन्हीं क्षेत्रों में यह बीमारी भी पाई जाती है। स्लीपिंग सिकनेस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 2 तरह के भाव आते हैं। स्लीपिंग सिकनेस मतलब या तो आदमी बहुत सोता है, या तो स्लीपिंग सिकनेस मतलब नहीं सोता है। तो ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, इसलिए आदमी की नींद अनियमित हो जाती है, इरेगुलर हो जाती है, बहुत तरह के डिसऑर्डर्स आ जाते हैं बॉडी में, और अगर समय से इलाज नहीं हुआ तो आदमी मर भी जाता है। तो इस स्लीपिंग सिकनेस बीमारी किसके कारण होती है? ट्रिपैनोसोमा के कारण होती है, और उस बीमारी का नाम ट्रिपैनोसोमियासिस बोला जाता है। किसके अंतर्गत आता है? तो फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर इसका होता है, और इसके ऊपर इस तरह का फ्लैजला पाया जाता है, इस तरह से ब्लड में। एंड देन सिलिएटेड प्रोटोजोन, ऐसे प्रोटोजोआ जिनके ऊपर सीलिया पाया जाता है। तो सीलिया बहुत ही इसको भी हमने फ्रेश वाटर पॉन्ड्स के पानी में देखा है, माइक्रोस्कोप के अंदर यूग्लिना से आकार में बड़े होते हैं।
और एक दूसरे के ऊपर ऐसे जैसे लिपट के चलते हैं, बड़े आराम से मूवमेंट करते हैं। इनकी बॉडी के ऊपर सीलिया पाया जाता है, इसीलिए इनको सीलिएटेड प्रोटोजोन कहा गया। एग्जाम्पल क्या है? पैरामीशियम। पैरामीशियम की खास बात क्या है कि इनकी पूरी बॉडी में पहली बात तो सीलिया होता है, दूसरी चीज़ इनमें गलेट होता है जिसके माध्यम से ये अपने शिकार को अपने शरीर के अंदर कर लेते हैं। और एक बड़ी खास बात इसकी कि इनमें 2 न्यूक्लियस होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि बताइए कौन सा प्रोटोजोन होता है जिसमें 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं? तो आंसर इज पैरामीशियम, आंसर इज सिलिएटेड प्रोटोजोन। तो 2 न्यूक्लियस होता है। जो आकार में बड़ा होता है उसको मैक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं, MACRO, और जो आकार में छोटा होता है माइक्रो, उसको माइक्रो बोलते हैं, MICRO न्यूक्लियस। न्यूक्लियस दोनों में सेम चीज है, मैक्रो न्यूक्लियस बड़ा, माइक्रो न्यूक्लियस छोटा। इसमें जो जेनेटिक कैरेक्टर को आगे ले जाता है पीढ़ी दर पीढ़ी, वो माइक्रो न्यूक्लियस होता है, वो जिम्मेदार है। ये पैरामीशियम इसका एग्जांपल है। एंड देन स्पोरोजोन्स। आपसे अगर पूछा जाए कि मलेरिया बीमारी किसके कारण होती है, तो आप में से ज्यादातर एक ही उत्तर देंगे तड़ाक से, बिना कुछ सोचे समझे, मच्छर से। जवाब गलत है। मलेरिया परजीवी का जो सही नाम है वह है प्लाज्मोडियम। मलेरिया पैरासाइट। तो मच्छर का क्या रोल है? मच्छर का रोल है कि इस मलेरिया पैरासाइट यानी कि प्लाज्मोडियम को एक रोगी से दूसरे रोगी तक पहुंचाने का काम करता है, वेक्टर का काम करता है, वाहक का काम करता है। वो भी कौन? मादा मच्छर करती है। और मादा मच्छर में भी मच्छर की 3 वैरायटीज, क्यूलेक्स, एडीज और एनाफिलीज। मलेरिया को फैलाने वाली मच्छर का नाम है, वाली मैंने इसलिए बोला क्योंकि वो फीमेल एनाफिलीज होती हैं। तो फीमेल खून चूसती हैं, आप इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। फीमेल ही काटती हैं, मेल फलों का रस चूसते हैं। तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो एक्ट एज ए वेक्टर और किसको फैलाती हैं? प्लाज्मोडियम को, जो कि मलेरिया पैरासाइट है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने किंगडम प्रोटिस्टा को अच्छी तरह समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह आपको खूब अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को अवश्य लाइक करें, और मैं देख पा रहा हूं कि आपके कमेंट्स कम आ रहे हैं, तो कृपया कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।